हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम पृथ्वी की गति को देखने वाले हैं, जो एनसीईआरटी 6 क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी की गति को देखते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गति, वैसे तो पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। पहला क्या होता है? पृथ्वी की गति। अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी की गति को दो भागों में बांटा गया है। पहला घूर्णन, दूसरा परिक्रमण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की दो गति है। पहला क्या है? घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण। तो घूर्णन को देख लेते हैं। घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन को इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल लट्टू के समान घूमती है। आपने लट्टू देखा होगा, जब आप लट्टू को घुमा के फेंकते हैं तो वो अपने अक्ष पर गोल गोल घूमने लगती है। तो वो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष पर जब गोल गोल घूमती है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं। घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? जब अपने अक्ष पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण, रिवॉल्विंग। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण, रिवॉल्विंग कहते हैं। तो इसे हम एनिमेशन वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे घूर्णन कहते हैं। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू के समान गोल गोल पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। तो आप देख सकते हैं कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल लट्टू के समान घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन। तो ठीक इसी प्रकार पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण। तो जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे रिवॉल्विंग या परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है। घूर्णन, रोटेशन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन या रोटेशन। उसे पृथ्वी का क्या कहते हैं? घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी परिक्रमण किसे कहते हैं? रिवॉल्विंग। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि घूर्णन और परिक्रमण में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अब हम जब पृथ्वी की बात करते हैं तो ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष से 66.5 का कोण बनाती है और तल से 23.5 का कोण बनाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है अपने कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है तथा अपने कक्षीय समतल से तल से 23.5 का कोण बनाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है अपने कक्षीय सतह से है वो 66.5 का कोण बनाता है और पृथ्वी जो अपने कक्षीय समतल से 23.5 का कोण बनाता है। तो पृथ्वी का ऐसा झुका होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पृथ्वी जो है वो दिन रात के समय को निर्धारण करता है। जो पृथ्वी का झुका होना ही दिन रात के क्या करता है? समय को निर्धारित करता है। पृथ्वी अपने आप में क्या है? एक उपग्रह है। तो इसीलिए पृथ्वी जो है अपनी ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। गोले के समान नहीं है, पृथ्वी का आकार जो है वो जियोड है, मतलब एक संतरे के समान है। इसीलिए यह एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो जो पृथ्वी है वो क्या है? जियोड है, मतलब एक गोले के समान है। तो इसीलिए जब सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश पड़ती है तो वो उसके आधे भाग पर ही पड़ती है और जो पीछे वाला भाग होता है उस पर क्या होता है? अंधेरा पाया जाता है। तो इसीलिए पृथ्वी के आधे भाग पर दिन होता है और आधे भाग पर रातें होती हैं। सूर्य के सामने वाले भाग पर दिन होता है जबकि सूर्य जो
दूसरे वाले भाग जो सूर्य से दूर स्थित है वहाँ पर क्या होती है, रात होती है। तो सूर्य के जो सामने वाला भाग होता है वहाँ पर दिन होती है। और सूर्य का जो दूसरा भाग होता है जो सूर्य की रोशनी से दूर होता है वहाँ पर रात रात वाली स्थिति होती है। तो इसीलिए पृथ्वी की जो सतह पर जो दिन और रात का निर्धारण होता है वो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि जो सूर्य के सामने वाला भाग है, जो सूर्य के सामने वाला भाग है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रोशनी पड़े है, इसीलिए वहाँ पे क्या है, दिन है। लेकिन जो सूर्य से दूर है और जो पृथ्वी के पीछे वाला भाग है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रातें हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही जो पृथ्वी में दिन और रात की स्थिति उत्पन्न होती है। पृथ्वी के गोलों पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो पृथ्वी पे जो वृत्त है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर एक वृत्त है जो दिन और रात का विभाजन करती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो प्रदीप्त वृत्त ही ऐसी वृत्त है जो पृथ्वी पर दिन और रात का विभाजन करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है वो एक वर्ष या 365 दिन में वो सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है, और हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। जो पृथ्वी है वो क्या है, एक वर्ष जो होता है पृथ्वी पर वो 365 दिन का होता है, 365 दिन का मानते हैं। लेकिन जो 6 घंटे होते हैं उसे हम अपनी सुविधा के लिए इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं और इसे फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह जो होता है वो 28 के बदले 29 दिन का होता है, मतलब लीप ईयर होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लीप वर्ष जो होता है वो हर एक 4 वर्षों के पश्चात आता है, क्योंकि जो 4 वर्षों में बचे हुए 6 घंटे उसे जोड़कर एक दिन बन जाते हैं और उसे क्या कहते हैं, लीप ईयर में जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण लीप ईयर में जो फरवरी का माह होता है वो 28 दिन के बदले 29 दिन का हो जाता है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जो पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पृथ्वी अपने पथ पे जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के परिक्रमण, जो पृथ्वी परिक्रमण करती है, रिवॉल्विंग करती है सूर्य के चारों ओर, उसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, तो ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। जो 4 ऋतु हैं, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु और एक और ऋतु है, और एक ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन एवं रात होती है। पृथ्वी के घूर्णन जो रोटेशन है, जब पृथ्वी गोल गोल अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति पैदा होती है। अब हम उत्तर आयनात और दक्षिणी आयनात को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर आयनात को देखेंगे। तो 21 जून को सूर्य जो होता है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, इसीलिए सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ ऊष्मा तथा प्रकाश क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों पर में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की जो किरणें होती है वह तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन होते हैं। जब हम उत्तर आयनात की बात करते हैं तो जो सूर्य जो होता है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, और उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश होती है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण कर्क रेखा पर क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश बहुत ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो ध्रुव वाला क्षेत्र होता है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों पर जो जो सूर्य की किरणें होती है वो तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर लगभग 6 महीने तक लगातार क्या होता है, दिन देखने को मिलता है।
उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की जो रोशनी होती है रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनात कहते हैं। तो जब हम 21 जून की बात करते हैं तो जो सूर्य की रोशनी होती है वह सीधा उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है और उत्तरी गोलार्ध की कर्क रेखा पे होता है, इसीलिए वहाँ पर जो दिन होती है वो सबसे लंबा दिन वहाँ पर तथा सबसे छोटी रातें होती है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उत्तरायणाद, जो 21 जून को देखा जा सकता है। तो आप यहाँ पर उत्तरी आयनात की स्थिति को देख सकते हैं कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ये देख सकते हैं ये क्या है? विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री। लेकिन जब सूर्य जो होता है उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है और सूर्य की जो प्रकाश और ऊष्मा होती है वो कहाँ कर्क रेखा पर पड़ती है, तो इस समय जो देखा जाता है वो 21 जून का दिन जो देखा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी होती है सबसे ज़्यादा पड़ती है और सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो दिन होता है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में जो दिन होता है वो सबसे लंबी दिन होती है और रात्रि जो होती है वो सबसे छोटी होती है, क्योंकि सूर्य क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? इस अवस्था को हम उत्तरी आयनात कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ठीक इसी प्रकार 22 दिसंबर को सूर्य की जो किरणें होती है दक्षिणी गोलार्ध में होती है, इसीलिए सूर्य की जो किरणें होती है मकर रेखा पर पड़ती है, मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में जो सूर्य की ऊष्मा होती है वहाँ पर अधिक प्राप्त होती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में जो लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, तो 22 दिसंबर को आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन होता है वो सबसे लंबा होता है और जो रातें होती है सबसे छोटी होती है और ग्रीष्म ऋतु देखने को मिलता है। लेकिन पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी आयनात कहते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर उसकी जो रोशनी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है मौसम जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु वाली मौसम हमें देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है और जो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश होती है वह मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का मौसम देखा जाता है। तो इस पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिणी आयनात के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 21 मार्च होता है, जो 21 मार्च और 22 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर जो रात और दिन होती है वो बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा 0 डिग्री पर देखा जाता है। तो इसीलिए जो विषुवत रेखा पर जो इस समय जो मौसम होता है वहाँ पर सूर्य की जो ऊष्मा और प्रकाश होती है बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होती है जो दिन तथा रातें होती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में वो बराबर देखी जाती है। जो तो पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं जो 23 सितंबर को होता है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, वहीं इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु देखा जाता है। लेकिन 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु आ जाता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु का मौसम आ जाता है। तो इसके विपरीत हमें देखने को मिलता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 23 सितंबर और 21 मार्च का जो महीना होता है, 21 मार्च का जो दिन होता है उस समय जो सूरज जो होता है
वो विषुवत रेखा पर देखने को मिलता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर पर देखने को मिलता है। तो वहीं पे 23 सितंबर की जब हम बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु का मौसम देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। लेकिन 21 मार्च को वहीं उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु का मौसम देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।